नागरिकता में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसको देख लेते हैं संक्षेप में। नागरिकता का या सिटीजनशिप कहिए, सिटीजनशिप नागरिकता का, नागरिकता कहाँ था, किस पार्ट में था? पार्ट 2 में था। कितने आर्टिकल है? 5 से 11 तक। ठीक, उस दिन हम लोग पढ़ लिए थे। हाँ, आज पढ़ना था OCI कार्ड होल्डर। एक चीज एक और जान लें कि हम जानते हैं कि हमारा देश की जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था तो दोहरी है, पॉलिटी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन नागरिकता जो है वो एक है ना। देश की नागरिकता इस पे चर्चा हो रही है, नागरिकता एक है, सिंगल सिटीजनशिप है। और यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड की तरह संघीय हमारा देश नहीं है जहाँ की 2 सरकारें होती हैं, राज्य और नागरिकता 2 होती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कोई जो है कैलिफोर्निया का है या किसी स्टेट का है और स्टेट का है, तो स्टेट की सिटीजनशिप भी होगी और जो है यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप भी होगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सारे नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता है, और वह है, देखे थे हम प्रदीप जैन वाले केस में भी एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत का संविधान करता है, एकल नागरिकता की बात करता है। ठीक, और एकल नागरिकता का जो कारण था इसी नाते कि जो है, हाँ, देश की जो बंधुता है, एकता, अखंडता, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके संविधान निर्माताओं ने, है कि नहीं, एकल नागरिकता की व्यवस्था की थी। अगर राज्य की नागरिकता अलग होती तो हो सकता था कि राज्य अपने नागरिकों के साथ जो है सेवा में, व्यापार में या रोजगार में भेदभाव करते। इसी भेदभाव, ऐसा कोई भेदभाव न हो, इसी के चलते संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की। और देखेंगे कि सारे अधिकार हर जगह नागरिकों को प्राप्त हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आप जानते हैं कि अनुच्छेद 15 में अगर कोई राज्य अपने निवासियों के लिए, शिक्षण शुल्क में कोई फीस कम लेता है, कोई फीस कम लेता है या फीस की माफ़ी कर देता है, तो ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानी जाएंगी। ये जो है एक एक्सेप्शन है 15 में। अगर कोई राज्य, जैसे एक केस आया था जोशी वर्सेस तब का बम्बई, आज का मुंबई, बॉम्बे राज का था, बम्बई का केस था। उसमें स्टेट ने मेडिकल कॉलेज में अपने यहाँ के निवासियों के लिए कुछ फीस में कंसेशन दिया था। फीस में क्या किया था? कंसेशन दिया था। तो ये बात जब कोर्ट में चैलेंज की गई तो कोर्ट ने क्या कहा? 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? हाँ, नो डिस्क्रिमिनेशन मेड ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ, नो डिस्क्रिमिनेशन मेड, या हिंदी में कहें कि राज्य जो है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है, ये 5 चीजें हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, कास्ट, रिलीजन एंड रेस, और यहाँ है केवल,
केवल इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि लेकिन इसमें निवास स्थान नहीं है, यानी अगर स्टेट चाहे तो निवास स्थान के आधार पे भेदभाव कर सकता है, और इस आधार पे ये इसको जो सरकार ने मेडिकल कॉलेज में जो है फीस में कंसेशन किया था उसको वैलिड माना, उसको कानूनी दृष्टि से सही माना। इसी तरीके से एक एक्सेप्शन आप जानते हैं 16 में है, इसी तरह का एक एक्सेप्शन कहाँ है, 16 में है, 16(3). 16 क्या कहता है, लोक निवेदन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। लेकिन यहां जो है 16(3) संसद को इस बात के लिए संसद को अधिकृत करता है कि अगर वो चाहे तो किसी राज्य या किसी यूटी केंद्र शासित प्रदेश के किसी सेवाओं में, कि लोकल सर्विस स्थानीय सेवाओं में या राज्य के अधीन किसी सेवा में अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट में जो है निवास को योग्यता निर्धारित कर सकता है। यानी निवास के आधार पे अगर संसद इस तरह का कोई कानून चाहे तो बना सकती है कि कोई राज्य अपने यहाँ किसी सेवा में नियुक्ति के लिए अपने यहाँ के निवासियों की अपेक्षा करे, निवास को, वहाँ के स्थानीय निवास को एक योग्यता माने। तो संसद ने जो है इस पे 1957 में एक सार्वजनिक रोजगार अधिनियम, मालूम होगा आपको, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम बनाया, अधिनियम, ठीक, अधिनियम बनवाया। और उसमें क्या था, रिक्वायरमेंट एज ऑफ रेजिडेंस, स्थानीय निवास रोजगार अधिनियम में। और इसके तहत ये किया कि किसी गैर राजपत्रित पद पर अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए, और केंद्र सरकार ने जो है 5 राज्यों, कौन कौन से थे, हिमाचल था, त्रिपुरा था, और क्या था, मणिपुर था और आंध्रा था। आंध्रा में अब तेलंगाना भी हो गया, आंध्र प्रदेश था। इन राज्यों के लिए कहा कि ये जो है, क्योंकि ये कानून संसद ने बनाया, संसद ने सार्वजनिक रोजगार नियम बनाया, तो केंद्र सरकार ने इसके लिए जो है 4 राज्यों को इस तरह से कहा कि ये 4, 1 2 3 4, हिमाचल, त्रिपुरा, मणिपुर और आंध्रा, आवाज आंध्रा का, तेलंगाना इसी में है, कि राज्य जो है अराजपत्रित सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपने यहाँ के निवासियों को, अपने राज्य के निवासियों को जो है वरीयता दे सकते हैं। तो ये कानून जो है 1974 तक चला। 1974 के बाद ये कानून जब से लैप्स हुआ, उसके बाद से कोई कानून नहीं बना। और आज जो है आंध्रा और तेलंगाना में सिर्फ इस तरह की व्यवस्था है, बाकी जो है कहीं ये व्यवस्था 16(3) वाली नहीं है। इसी तरीके से एक छोटी सी विभेदकारी व्यवस्था आप जानते हैं 19 में भी है, पता है 19 पता है, इसी तरह की व्यवस्था 19 में है। 19 देश में कहीं भी आना जाना है, प्रवेश और निवास है, कहाँ पे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रवेश और निवास को प्रतिबंधित करता है, ठीक।
वो जो 19 के अंतर्गत जो है संचरण की, कहीं जाके बस जाने की, निवास करने की जो स्वतंत्रता है, वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के है ना, ये प्रतिबंधित करता है। क्यों प्रतिबंधित करता है? जिससे कि उनके रीति रिवाज है, उनकी भाषा संस्कृति और उनके रोजगार के अवसर को, भाषा संस्कृति रीति रिवाज को सुरक्षित करने के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए, इस तरह की व्यवस्था करता है। इसी तरह की व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी थी, आप जानते हैं। 2019 में ये व्यवस्था हटा दी गई, लेकिन इसके पहले जो है 35A के अंतर्गत क्या था कि जम्मू कश्मीर विधायिका को इस बात का अधिकार था कि वो जो है अपने राज्य के लिए जो परमानेंट रेजिडेंट क्या है? परमानेंट रेजिडेंट कौन है इसकी घोषणा करे, इसकी पहचान करे। और परमानेंट के लिए वहाँ जानते हैं क्या, वहाँ उनको क्या क्या वरीयता थी, सेटलमेंट की थी, जिसको चाहे वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ये विधायिका के हाथ में था। तो फिर उनको वहाँ बस जाने की, उनको वहाँ ज़मीन खरीदने की, राजकीय सेवाओं की, छात्रवृत्ति की, ये सारी सुविधाएं उनको मिलती थी। ये अब हटा दी गई 2019 के बाद से। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ें निकाल दी जाए तो इनके अलावा जो है कहीं भी पूरे देश में नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ हमारा संविधान कनाडा की संघीय व्यवस्था, ठीक है, कनाडा की संघीय व्यवस्था के ज़्यादा समीप है, संघीय व्यवस्था में एकल नागरिकता की बात की गई है। और इसके कुछ एक्सेप्शन से तुमने देखिए 3-4 छोटे छोटे से। इसके अलावा जो है संविधान एकल नागरिकता दे करके सारे नागरिकों को बराबर मान करके देश में जो है भाईचारा, बंधुता और एकता और अखंडता के लिए इस तरह का प्रावधान करता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा देख लें, कह रहे थे आप क्या ओसीआई ये, यह जानने से पहले हम एक चीज जान लें कि भारतवंशियों का बहुत बड़ा समूह सारी दुनिया भर में फैला हुआ है और करीब 3 करोड़ के आसपास है। बताया जाता है कि 27-28 देशों में भारतवंशी फैले हुए हैं। औपनिवेशिक काल के पहले से अगर देखा जाए या उस समय से देखा जाए, और अगर हम इधर देखें आज़ादी की बात की भी बात करें तो बहुत सारे भारतीय जो है वो कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों में गए और वहाँ जा कर के बस गए। ठीक, वहाँ जा कर के बहुत सारे भारतीय जो है बस गए हैं। और हम जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता है। हमारा आर्टिकल 9 जो है सिर्फ कहता है जहाँ आप दूसरे देश की नागरिकता जहाँ आप लेते हैं तहाँ आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है। तो हमारा देश में एकल नागरिकता के चलते ये लोग जहाँ गए अगर वहाँ के नागरिक बने तो जाहिर सी बात है कि इनके वहाँ नागरिक बनते ही इनकी यहाँ की नागरिकता खत्म हो गई। और अब जो है इनकी नागरिकता खत्म हो गई, लेकिन ये भारतवंशी, ये भारत मूल के लोग हैं, इनकी जड़ें तो भारत में हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझें कि तमाम लोग हमारे प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, डॉक्टर जो जाकर के विदेशों में बसे हैं, उनकी जड़ें, उनकी जैसे कि उनके परिवार के बहुत सारे लोग अभी भारत में ही हैं। उनके चाचा, मामा, दादी, दादा, नानी, नाना, तो समय समय पे उनको अपने देश में आना पड़ता है। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। और क्या चाहिए? वीज़ा चाहिए। पासपोर्ट क्या होता है? पहचान पत्र होता है, जिससे किसी देश की नागरिकता का पता चलता है कि आप
नाम, पता, नागरिकता है। और वीज़ा क्या होता है? वीज़ा जो है एक आधिकारिक दस्तावेज कहिए, आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी दूसरे देश में प्रवेश की अनुमति देता है। ठीक है? तो किसी दूसरे देश में जाने के लिए, भारतवंशियों को अपने देश में आने के लिए, अपने दोस्तों, मित्रों, अपने परिवार के लोगों से समय समय पर मिलने के लिए बार बार वीज़ा की जरूरत पड़ती थी। वीज़ा, बिना वीज़ा के तो आ नहीं सकते, तो बार बार उनको वीज़ा लेना पड़ता था। अब वीज़ा में क्या दिक्कतें हैं इसको आप जान लें। वीज़ा लेने की तक ही बात नहीं होती है। कोई विदेशी नागरिक अगर भारत में आता है तो उसको तमाम फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। अब आप सोचेंगे वीज़ा क्या ज़रूरत है, ले लें। आप इसको ऐसे समझें कि वीज़ा लेके जब कोई व्यक्ति आता है तो उसे जिस भी उद्देश्य से आवे, सबसे पहले फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के यहाँ जो है उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसको पुलिस अथॉरिटी को भी जो है, जो पुलिस अथॉरिटी है उसको भी अपनी उपस्थिति की सूचना देनी होती है। और चाहे जिस पर्पज से आप आए हों और जहाँ भी आप ठहरते हैं, चाहे किसी होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, किसी व्यक्ति के घर हो, या कहीं धर्मशाला में हो, पेइंग गेस्ट, कहीं आपका जो है पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हो, कहीं लॉज में हो, या कहीं आप किसी अस्पताल में रह रहे हो, तो उस कैंपस में प्रवेश लेने के 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति का कैंपस है उसको जो है सूचित करना होता है। और खास करके होटल मालिकों के लिए सबको एक फॉर्म है, फॉर्म ग की व्यवस्था है, उसको भरना होता है। उसको भर करके उस पर उसका डिटेल होता है, उसके हर मूवमेंट की सूचना जो है वो एफआरओ को होनी चाहिए कि वो व्यक्ति उस दस्तावेज में होता है, वो व्यक्ति क्या आया, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका वीज़ा कब बना है, कितने दिन तक वैलिड है, किस पर्पज से वो आया था, कितने दिन रहेगा, और वो कहाँ कहाँ जाना चाहता है, यहाँ से नहीं निकलेगा तो कहाँ जाएगा। और होटल मालिकों के लिए तो सख्त निर्देश है कि वो जो है 24 घंटे के अंदर फॉर्म ग जो है अथॉरिटी को उपलब्ध कराएंगे। और इसके लिए जो है मजिस्ट्रेट या पुलिस कांस्टेबल से ऊपर का जो अधिकारी होता है वो उनके यहाँ जा करके देखता है, चेक करता है। तो ये जिम्मेदारी है जिसके यहाँ ठहरते हैं उनकी, तो इतनी सारी फॉर्मेलिटी उनको करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि भारतवंशी जो थे, जिनका भारत से जुड़ाव था, और अब वो जिन देशों में हैं, बड़े महत्वपूर्ण जगह पे हैं, वहाँ भी वो हमारे देश का जनमत, देश की जो हमारा जो ओपिनियन है, हमारी जो आवाज़ है, उसको भी वहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं। तो इनकी इन सारी समस्याओं के मद्देनज़र जो है, ये सारी समस्याएं कैसे टैकल हों, इसको कैसे हल किया जाए, MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2000 में, सन 2000 में एक कमेटी बनाई। एलएम सिंघवी साहब, एलएम सिंघवी, इनका नाम पूरा था लक्ष्मीमल सिंघवी। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये जो है पार्लियामेंटेरियन थे, राइटर हैं, डिप्लोमैट, ये हाई कमिश्नर रहे ब्रिटेन में बड़े लंबे समय तक।
और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। एल.एम. सिंघवी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बनाई कि वो पूरे दुनिया भर में जो इंडियन डायस्पोरा है हमारा इंडियन डायस्पोरा है, डायस्पोरा प्रवासी हिंदी में, इंडियन डायस्पोरा में का अध्ययन करें और स्टडी करके जो है एक रिपोर्ट दे कि हमारा इन लोगों के साथ जो है कि नहीं, कैसे कंस्ट्रक्टिव रिलेशन हो। कंस्ट्रक्टिव रिलेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई और करीब 13-14 महीने विचार विमर्श करने के बाद 2002 में एल.एम. सिंघवी साहब ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में उन्होंने इस बात की सिफारिश की कि जो हमारा CA 1955 है, अच्छा ये भी जान लें कि जो सिटीजन एक्ट 1955 था, इसको कहीं कहीं ये अक्सर मूल अधिनियम भी लिखते हैं। ये नागरिकता का हमारा मूल अधिनियम है, जहाँ मूल अधिनियम लिखा रहा है वहाँ जान जाइए कि ये 1955 की बात कर रहा है। तो 2002 में उन्होंने कहा कि मूल अधिनियम में संशोधन करके जो PIO हैं, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको जो है दोहरी नागरिकता प्रदान की जाए। ये सारी समस्याएं दुनिया लोगों ने उनको बताई कि अपने ही देश में आने के लिए उनको इतनी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं और उसके लिए सरकार अगर कोई व्यवस्था करे तो अच्छा होगा। तो उन्होंने ये अपना सुझाव दिया, अपनी रिकमेंडेशन दी कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दोहरी नागरिकता दी जानी चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है फिर जो है गवर्नमेंट ने जो है 19 अगस्त 2002 को 19 अगस्त 2002 को PIO कार्ड योजना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड योजना शुरू की। और ये कार्ड योजना संक्षेप में जाने कि ये PIO कार्ड योजना उन्हीं लोगों के लिए थी जो भारतीय मूल के थे लेकिन जिनके पास चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, कितने हो गए कुल? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, इनके पासपोर्ट न हो। ठीक, इनके पासपोर्ट न हो, PIO कार्ड योजना में था कि ऐसे भारतीय मूल के ऐसे लोग, लेकिन जिनके जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन अब उनके पास जो है अब विदेश में रह रहे हैं लेकिन उनके पास कहाँ के नहीं है, कहाँ का पासपोर्ट ना हो? चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और जो है बांग्लादेश का पासपोर्ट ना हो। और इनको क्या सुविधा उसमें दी गई थी? PIO कार्ड धारकों को सुविधा ये थी कि बड़ी सुविधा हो गई कि ये 15 साल तक, फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक ये वीजा फ्री एंट्री कर सकते थे। वीजा फ्री एंट्री कर सकते थे और अपने प्रवास के 180 दिनों तक, 180 डेज तक इनको जो है कहीं FRO में, FRRO में या किसी पुलिस अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। बट 180 डेज के बाद अगर ये स्टे करते हैं तो उसके विदिन 30 डेज इनको रजिस्ट्रेशन कराना है पुलिस अथॉरिटी के साथ, FRO के साथ जरूरी था। ये सुविधा इनको दी गई। और 2 दिसंबर 2005 को एक नई स्कीम OCI कार्ड शुरू की गई। और ये जो नई स्कीम थी हमारी और पुरानी स्कीम, चूंकि दोनों साथ साथ चल रही थी, सिमल्टेनियसली चल रही थी, तो लोगों में ये काफ़ी भ्रम बना हुआ था कि किस योजना के अंतर्गत अपने को रजिस्ट्रेशन कराया जाए। और इन सारी शंकाओं का समाधान के लिए सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ला करके ये व्यवस्था की कि PIO कार्ड और OCI कार्ड दोनों को एक साथ, दोनों के जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, दोनों के जो
दोनों की जो सकारात्मक चीजें थी उनको एक साथ जोड़ करके एक नई योजना संशोधन नियम के द्वारा ओसीआई कार्ड होल्डर लाई गई और 9 जनवरी 2015 को, ठीक। और इस तरह से जो है ओसीआई, इसका नाम क्या रखा गया, इन दोनों के मर्ज करने के बाद जो योजना बनी उसका नाम रखा गया ओसीआई कार्ड होल्डर। ओसीआई कार्ड होल्डर इसका पूरा नाम था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक। अब ये जान ले थोड़ा सा कि ओसीआई कार्ड होल्डर के रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता क्या थी। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए ये था कि तो कोई विदेशी नागरिक की बात हो रही है, फुल एज एंड कैपेसिटी है। कोई ऐसा विदेशी नागरिक कौन, जो पहली कंडीशन ये थी कि जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था, ठीक। दूसरा क्या था, अथवा ये दूसरी कंडीशन कि वो व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए अर्ह था, भारतीय नागरिकता के लिए एलिजिबल था, अर्ह था। अथवा क्या था कि 15 अगस्त 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल किसी क्षेत्र का निवासी था, तो भी वो रजिस्ट्रेशन का पात्र है, ठीक। अथवा क्या था, अथवा कि किसी नागरिक का पुत्र है, किसी नागरिक का कहिए चाइल्ड, बच्चा, किसी नागरिक का चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड था, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड किसका, इंडियन सिटीजन का, किसी भारतीय नागरिक का जो है चाइल्ड था, बच्चा था, पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड था, ठीक। अथवा ये 4 कंडीशन थी। उसके बाद से ये हो गया। बी में ये था कि ए का कोई नाबालिग बच्चा, ये चारों का, इसमें से एक का कोई माइनर चाइल्ड, नाबालिग बच्चा, ठीक, बी हो गया। अथवा सी क्या था, एक कंडीशन और थी कि कोई नाबालिग माइनर चाइल्ड, कोई नाबालिग बच्चा जिसके माता पिता यानी पेरेंट्स, माता पिता दोनों, या दोनों में कोई एक भारतीय नागरिक हो, ठीक, तो भी वो पात्र था, भारतीय नागरिक हो। और डी में एक कंडीशन डी एक और थी, अथवा या तो कोई भारतीय नागरिक, ठीक, अथवा कोई भारतीय नागरिक के विदेशी मूल का पति या पत्नी, या किसी
ओसीआई कार्ड होल्डर के या किसी ओसीआई कार्ड होल्डर का विदेशी पति या पत्नी, शर्त यह थी कि उसका मैरिज, उसका विवाह जो है पंजीकृत हो, उसका विवाह पंजीकरण हुआ हो और वह जो है 2 साल से लगातार भारत में रह रहा हो, और 2 साल से लगातार भारत में रह रहा हो। ठीक, इसमें से कोई एक रजिस्ट्रेशन के लिए जो पात्रता थी, पहली फुल एज एंड कैपेसिटी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। और बात हो रही है कोई विदेशी देश था, विदेश में रह रहा है, विदेश का नागरिक था, उसी की बात हो रही है, सब में कॉमन। लेकिन जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था, अथवा नागरिक बनने के योग्य था, पात्रता थी, अथवा 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भूभाग भारत में शामिल कर लिया गया, उसका निवासी हो गया तो भी, या ऐसे, या किसी नागरिक का जो है चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है तो भी, या इसमें से एक, चारों में से का कोई माइनर चाइल्ड, नाबालिग बच्चा, या कोई नाबालिग बच्चा ऐसा जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। और अंतिम कंडीशन जो बताता है ये एक्ट, वो कहता है कि कोई भारतीय नागरिक जिसका विदेशी मूल का पति पत्नी, या किसी ओसीआई कार्ड होल्डर का विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका विवाह पंजीकृत हो और भारत में लगातार 2 सालों से रह रहा हो, वो पात्र होगा रजिस्ट्रेशन का। इतनी बात ये एक्ट अधिनियम बताता है पात्रता के विषय में। ठीक, और एक चीज ये किया गया कि जनवरी 2015 को यह भी कर दिया गया कि इसी में दूसरा प्रावधान कि ऐसे लोग जो और पीआईओ कार्ड होल्डर थे पहले, उनको जो है ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। उनको मान लिया गया कि वो जो पीआईओ कार्ड होल्डर है वो आज से, जो पीआईओ कार्ड धारक थे उनको जो है ओसीआई कार्ड होल्डर मान लिया गया। और ये एक्ट जो है केंद्र सरकार को इस बात की भी शक्ति प्रदान करता है कि अगर भारत सरकार चाहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे, तो इन सारे कारणों में से किसी के न होने पे भी अगर वो चाहे तो वो ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकृत कर सकती है, बशर्ते कि उसको जो है वो जो कारण है उनको जो है रिकॉर्ड करना होगा, और रिकॉर्ड करके कि किन कारणों के चलते इनको जो है ओसीआई कार्ड होल्डर बनाया गया, कारणों को बताते हुए वो जो है ओसीआई कार्ड होल्डर दे सकती है, बना सकती है। ठीक, और इसी में अब पात्रता की भी चर्चा है, कौन लोग अपात्र होंगे। अपात्र के विषय में एक्ट कहता है कि कोई व्यक्ति या जिसके माता पिता में कोई या दादा दादी में कोई या परदादा परदादी में कोई या कहिए कोई ऐसा है पर्सन और जिसके माता पिता में से कोई ईदर ऑफ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एनी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश या जिसे सरकार अधिसूचित करे, का कोई भी नागरिक है तो वो ओसीआई कार्ड होल्डर की
पात्रता का अर्ह या योग्य एलिजिबल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है पाकिस्तान, बांग्लादेश या और कोई देश जिससे कि सरकार अधिसूचित कर दे कि ये देश आ गया है, फिलहाल दो ही है, पाकिस्तान बांग्लादेश का कोई व्यक्ति या उसके माता पिता में कोई एक, बाबा दादी में कोई एक, परदादा परदादी में एक, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक हैं तो वो OCI कार्ड होल्डर के एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग हैं, हाँ, या उनके अगर इनके पेरेंट्स में से कोई, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई यहाँ का निवासी था तो फिर वो इसके एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक, ये हो गई रजिस्ट्रेशन की बात, ये हो गई एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी की बात। अब हम देखते हैं कि OCI कार्ड होल्डर को कौन से अधिकार नहीं है। कई ऐसे अधिकार हैं, जैसे आप जानते हैं, हम लोगों ने इसको नागरिकता वाले में पढ़ा था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, हाँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल है, और क्या था कि संसद व विधानमंडल में चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, और क्या था, और ये था आपका लोकसभा व विधानसभा में मत देने का अधिकार है, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का अधिकार। ये सारे अधिकार जो है सिर्फ नागरिकों को ही हैं, OCI कार्ड होल्डर को नहीं है। OCI कार्ड होल्डर को कुछ अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार है इनको? हाँ, अब इनको जो है, हाँ, इनकी वीजा फ्री एंट्री हो गई, लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री एंट्री हो गई इनकी, लाइफ लॉन्ग, जीवन में जब चाहे तब आवा जाए। ये कहती है ना कि अब देखिए यहीं पे PIO कार्ड होल्डर इसमें है, PIO कार्ड होल्डर हम देख रहे थे, ये फॉर 15 ईयर्स था, 15 साल तक आपकी वीजा फ्री एंट्री थी। लेकिन जो OCI कार्ड होल्डर है इसमें यह है कि लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री एंट्री हो गई। यहाँ ये था कि आपको 180 डेज आके रहते थे आप, तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी पुलिस अथॉरिटी के साथ या FRO के साथ। यहां तो फिर आपको कभी जरूरत नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन इज नीडेड। ठीक, ये सुविधा यहां है। और ये भी सुविधा है कि आप NRI जैसे थे, NRI के जैसे आप जो है फिनेंशियल और इकोनॉमिक और एजुकेशनल, इन सारे मैटर्स में आपको सारे अधिकार हैं जो NRI को हैं, वो सारे अधिकार आपको मिलते हैं। यहां तक कि आप यहाँ पे व्यवसायिक प्रतिष्ठान या आवासीय प्रतिष्ठान बनाने हेतु जमीन खरीद सकते हैं, एक्सेप्ट जो है कृषि व बागवानी, कृषि व बागवानी, एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन, एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन की लिए प्रॉपर्टी का एक्विजिशन को छोड़ के आप कर सकते हैं कुछ भी। ठीक, ऐसे ही और है कि आप NRI की जैसे जो है क्या कहते हैं उसको, देसी एडॉप्टेशन है, दत्तक अधिग्रहण, देसी जो है दत्तक अधिग्रहण के मामले में आप NRI के बराबर हैं। और नेशनल पार्क में है, कहीं आप जाते हैं राष्ट्रीय पार्क में जाइए, और कहाँ राष्ट्रीय पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अगर आप जाइए तो वहाँ पे क्या है आपके साथ, तो आप जो है वहाँ पे आपसे वही फीस ली जाएगी जो नागरिकों से ली जाती है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और यही नहीं कि आप जो प्रासंगिक कानूनों का पालन करते हुए आप जो है क्या कर सकते हैं,
एडवोकेट, डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, चार्टर अकाउंटेंट, एडवोकेट और आर्किटेक्ट, ये सारे प्रोफेशंस आप कर सकते हैं, लेकिन प्रासंगिक कानूनों का पालन करते हुए। इसी तरीके से प्री मेडिकल टेस्ट और अदर एग्जामिनेशंस, इस तरह के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। अंतर्देशीय दत्तक अधिग्रहण और के मामले में भी आप हो गए हैं। जैसे जितने अधिकार नारायज को है उतने ही आपको भी हैं। ठीक। और जो है घरेलू विमान, क्या है, घरेलू विमान उड़ान का जो घरेलू जो है डोमेस्टिक एयर फ्लाइट जो है, उनमें जो फेयर है, उनका फेयर भी अब जो है एनआरआई के बराबर ही रहेगा उनका भी। तो ये सारी चीजें जो है वित्तीय मामले में, आर्थिक मामले में, शैक्षिक मामले में, सिर्फ कृषि और बागवानी की एक्विजिशन संपत्तियों को अधिग्रहण करने को छोड़ के, एक्विजिशन ऑफ ऐसी प्रॉपर्टीज को छोड़ के सारे अधिकार हैं उनको, प्रासंगिक कानूनों के रहते। मैंने बताया डेंटिस्ट, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आर्किटेक्ट आपका है? ये सारी चीजें, प्री मेडिकल टेस्ट, तो काफी सुविधाएं हैं। लेकिन उनको क्या क्या नहीं है उनके लिए है, मिशनरीज एक्टिविटीज, रिसर्च, मिशनरी, माउंटेनियरिंग और क्या है, रिसर्च एक्टिविटीज, मिशनरीज, माउंटेनियरिंग, जर्नलिज्म, इन सारी चीजों के लिए उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या होती है क्या करना होगा, नॉट इंटाइटल्ड हैं, नॉट इंटाइटल्ड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक। रिसर्च, मिशनरी, माउंटेनियरिंग, जर्नलिज्म, और क्या है, और ये भी है कि वो उनको बिल्कुल फॉरेनर की जैसे ट्रीट किया जाएगा। ओसीआई कार्ड होल्डर को भी अगर वो प्रोटेक्टेड एरिया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वो नहीं जा सकते, उनको एज ए फॉरेनर ट्रीट किया जाएगा बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के, उनकी एंट्री नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी। और ये रिनंसिएशन कैसे कर सकते हैं इसको, इसके रिनंसिएशन का तरीका तो एक ये है कि एक प्रपत्र होता है, इसका फॉर्मेट होता है रिनंसिएशन, इसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट भर करके दे देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये जो है ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं रहेंगे, फॉर्मेट भर के रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो नहीं रहेंगे। और ये भी चीज है कि अगर जो है कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है ओसीआई कार्ड होल्डर कोई है अगर, और वो अपनी ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं रह जाता, तो उसके विदेशी मूल के पति या पत्नी जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, ठीक, उसके विदेशी मूल के पति या पत्नी जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, या उसका नाबालिग बच्चा जो कार्ड होल्डर है, वो भी जो है विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये बात हो गई। और इसके खात्मा के क्या तरीके हैं, खत्म होने के, नागरिकता समाप्ति के तरीके क्या क्या है इसके, सॉरी, ओसीआई कार्ड होल्डर जो है रद्द करने के लिए, ओसीआई कार्ड होल्डर को रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए क्या क्या है, अगर आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, आपने जालसाजी से
या मिथ्या साक्ष्य लगा के किया है, ठीक, तो खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आपने डिसलॉयल्टी दिखाई है संविधान के प्रति, ठीक है, डिसलॉयल्टी है, डिसअफेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो भी खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या है, भारत कहीं अगर युद्ध में है, भारत अगर कहीं एट वार है, तो आप अनलॉफुली इनमी से कांटेक्ट करते हैं, तो भी खत्म हो जाएगा। चौथा क्या है कि अगर ओसीआई कार्ड होल्डर के विद इन 5 ईयर आपको कहीं भी 2 वर्ष या उससे अधिक की जेल होती है, तो भी आपका कार्ड रद्द हो जाएगा, ठीक। और क्या है, अगर आप सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई काम करते हैं, ठीक, तो भी खत्म हो जाएगा कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, या देश की सिक्योरिटी के लिए, या फिर किसी राज्य से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, तो भी हम खत्म कर देंगे आपको, आपकी जो ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन है, खत्म कर देंगे। और एक और ग्राउंड है, क्या ग्राउंड है कि अगर जो है, हाँ, अगर मैरिज जो है शादी ऐसे लोगों की किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसॉल्व हो जाती है, तो भी, या बिना मैरिज के डिसॉल्व हुए कोई दूसरी शादी कर लेता है, तो भी ऐसी कंडीशन में कार्ड जो है, यही बातें हैं शायद मोटी मोटी, ठीक है। क्या क्या बताया, फोर्जरी जालसाजी से। और हम जानते हैं कि कौन थे, आतिश तासीर का नाम आपने सुना होगा। आतिश तासीर जो है, जो कॉलमिस्ट जर्नलिस्ट तौलीन सिंह के बेटे, इनका जो है ओसीआई कार्ड जो है रद्द कर दिया था सरकार ने, और ये बता करके कि वो जो बात हो रही थी ना कि मिथ्या साक्ष्य देना, रद्द करने का कारण गवर्नमेंट ने बताया कि इनका जो कार्ड है ये इशू हुआ उससे समय जो इन्होंने सूचना दी थी, इनके पिता, ये इन्होंने नहीं बताया कि इनके पिता सलमान तासीर थे, आप लोग जानते हैं ये पाकिस्तान के राजनेता थे। तो इनके पिता जो है पाकिस्तानी मूल के हैं, इनके पिता जो है पाकिस्तानी मूल के हैं, ये तथ्य जो है इन्होंने छुपाया। और हम जानते हैं, अभी हम पहले देख चुके हैं कि जो है कोई व्यक्ति या जिसके माता पिता में कोई, बाबा दादी में कोई, परदादा परदादी में कोई, पढ़ा था ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई अन्य देश जिसे सरकार अधिसूचित करे, तो ये चूंकि पाकिस्तानी मूल के थे इनके पिता, इसलिए जो उन्होंने अपने आवेदन करते समय इस बात को छुपाया था, मिथ्या साक्ष्य दिया था, इसलिए इनकी सिटीजनशिप जो है, ओसीआई कार्ड होल्डर, याद रखिएगा, सिटीजनशिप नहीं, इनका ओसीआई कार्ड जो है निरस्त कर दिया गया था। ये वही है, आपने देखा होगा जिन्होंने टाइम्स मैगजीन में लिखा था डिवाइडर इन चीफ, मालूम है ना, डिवाइडर इन चीफ, ये वही है आतिश तासीर साहब। तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा हम देख लें, कभी हम देख रहे थे कि अभी एक चीज हम देख रहे थे ना कि रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, हाँ, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, आपको मालूम है ना, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन के आधार पे अप्रवास, क्या कहते हैं, इलीगल माइग्रेंट, अवैध प्रवासियों को नागरिकता न दिए जाने का प्रावधान है, ठीक। इलीगल माइग्रेंट्स को
रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन के आधार पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। और अवैध प्रवासी कौन है? अवैध प्रवासी कौन है? अवैध प्रवासी ऐसे लोग हैं जो जिनके पास जो है वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं है। ठीक, अवैध प्रवासी वही है जिनके पास क्या है, जिनके पास जो है वैलिड पासपोर्ट या वीजा नहीं है। या एक स्थिति और हो सकती है कि वो जिस वीजा पर आए हैं उसका समय समाप्त हो गया हो, समय समाप्त हो गया होगा तो भी वो अवैध प्रवासी हुए, इलीगल माइग्रेंट्स हुए। ठीक है, ये जानते हैं कि ये इसकी जो सजा है वो 5 साल जेल हो या जुर्माना है अवैध रूप से रहने की। तो शरणार्थी जो है उत्पीड़न के कारण आते हैं, और प्रवासी हम जानते हैं कि रोजगार, शिक्षा आदि कारणों से दूसरे देश में आते हैं। तो लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन नेशनलाइजेशन के आधार पर कहा गया था कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, 2019 में आपने देखा जो अमेंडमेंट हुआ, CAA आया, उसमें क्या कहा गया, उसमें संशोधन करके ये कहा गया कि पाकिस्तान और कहाँ के, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों के कौन कौन हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी व ईसाई, क्रिश्चियन। ठीक, यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, यानी मुस्लिम को छोड़ करके ये बाकी जो भी लोग आए हैं अवैध प्रवासी, कब आए हैं? 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले आए हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले भारत में आए हैं, तो उन्हें अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। जानते ही आप लोग, इस पे इतनी चर्चा हुई थी, पता ही है आपको। यहाँ थोड़ा सा देख लें कि वो जो बात थी कि अवैध प्रवासियों को जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा नागरिकता के लिए, लेकिन यहाँ 2019 में जो अमेंडमेंट आया उसमें ये हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले आ गए हैं, कौन लोग? वो लोग मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, ये था इसमें ही धर्म में। मुस्लिम लोग नहीं शामिल थे, और उसके बाद में आलोचना प्रत्यालोचना हुई, वो एक अलग विषय है, उसको दोबारा किसी दिन हम विस्तार से देखेंगे। तो आए वो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। और एक इसमें एक तरमीम की गई, एक अमेंडमेंट और किया गया कि जो ये हमारा नेचुरलाइजेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी हमने बताई थी कि जो शेड्यूल 3 का डी जो कहता है कि पात्रता के लिए कुल अवधि कम से कम जो है क्या है कि 11 वर्षों से रह रहे हों भारत में, या किसी केंद्र सरकार की सेवा में या केंद्र राज्य सरकार की सेवा में मिला के 11 वर्षों से रह रहे हों। उस 11 वर्ष को घटा करके इस एक्ट में 5 वर्ष कर दिया गया। और जाहिर सी बात थी, ये भी साथ में कहा गया कि जो है अवैध जो है, अब इन्हें जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, और इनके खिलाफ जो भी मुकदमे चल रहे होंगे अवैध प्रवास के कारण या नागरिकता से संबंधित, उसको वापस ले लिया जाएगा। और इसके चलते जो है विदेशी अधिनियम 1946
ठीक। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 में भी जो है संशोधन किया जाएगा। सरकार ने ऐसा कहा, इसके लिए इसमें भी संशोधन जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों कानून है जो विदेशियों के भारत में आने, रहने और जाने, एंट्रेंस एग्जिट और उनके रहने के जो प्रावधान है उनको नियंत्रित करते हैं। तो इनको भी संशोधित किया जाएगा। और सरकार ने एक चीज और कही कि क्या कहा सरकार ने, क्या इस एक्ट ने कहा, इस एक्ट में, ठीक है, और क्या चीज थी, इसको किया गया शेड्यूल 3 में घटा करके शेड्यूल 3 के डी में, शेड्यूल 3 के डी में जो 11 वर्ष तक की कुल अवधि तक रहा हो उसको 5 साल किया गया। ठीक, इन दोनों में भी बात की गई कि इन दोनों को भी उसी हिसाब से बदलाव किया जाएगा और उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया कि जो शेड्यूल 6 के अंतर्गत, शेड्यूल 6 के अंतर्गत जो है कौन है, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा पर जो है यह लागू नहीं होगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। और कहा गया कि बंगाल, पूर्वी सीमांत विनियम, यहां लिखते हैं बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873, ठीक, बंगाल पूर्वी सीमांत अधिनियम 1973 के अधीन अनुसूचित के अधीन आंतरिक रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होंगे। ठीक, तो ये चीजें आई इसमें, जो ये 219 का 2019 का जो अमेंडमेंट था उसमें मेन बातें यही थी। 3D की अवधि ये कर दी गई, और जो लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले आए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए थे, 6 धर्मों की बात की गई, जिसमें मुस्लिम धर्म नहीं था, उनके आने के बाद उन्हें अप्रवासी नहीं माना जाएगा। उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं, इस तरह से कोई वाद है, तो उसको हटा लिया जाएगा। विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 20 को उसमें बदलाव किया गया। और जो है वो जो शेड्यूल 3 की बातें थी, डी की 11 वर्ष, उसको 5 साल किया गया। और ये कहा गया कि ये प्रावधान जो है शेड्यूल 6 के अंतर्गत जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और दूसरा जो है बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अधीन जो हमारी इनर लाइन है, आंतरिक रेखा है, के अंतर्गत आने वाले भूभाग पर भी लागू नहीं होंगे, ये बात कही गई। और एक्ट में एक बात और कही गई इसमें, जो थी कि अनुसूचित प्रावधानों, ओसीआई कार्ड होल्डर के बारे में संशोधन में एक चीज और थी। क्या थी? कि ओसीआई कार्ड होल्डर जो है, ठीक, ओसीआई कार्ड होल्डर अगर जो केंद्र सरकार के अधिसूचित क्या है नियम, जो केंद्र सरकार के अधिसूचित प्रावधान है, नियम है, प्रावधान है, या
केंद्र सरकार के किसी कानून या केंद्र सरकार के अन्य कानून, केंद्र सरकार के अन्य कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो भी उन्हें ओसीआई कार्ड होल्डर से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, वंचित कर दिया जाएगा। ओसीआई कार्ड होल्डर से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, लेकिन यहां एक संशोधन हुआ है, लेकिन उन्हें सुनवाई का मौका है। लेकिन ऐसे किसी रद्द करने के पहले उन्हें जो है, कार्ड रद्द करने के पहले उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ठीक, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ये चीज नहीं थी कार्ड होल्डर के मामले में, अभी तक सुनवाई के अवसर की बात नहीं थी। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। तो यहाँ पे ये चीजें ये बढ़ाई गई। तो लबुलुआब यही आपका था 2019, जिस पे इतना चर्चा हुई थी। हम उसको फिर से उसके तब में न जाए, यहाँ एक्ट के साथ हमने इसको देख लिया। और एक बात और ध्यान देने की है कि बार बार सुन के ऐसा लगता है कि शायद जैसे सिंघवी साहब ने कहा कि दोहरी नागरिकता दी जाए, तो ये लोग या विदेशियों को नागरिकता दी जाए। तो ये जान लीजिए कि ये ओसीआई कार्ड होल्डर या ओसीआई कार्ड होल्डर या पीआईओ कार्ड धारक थे, ये कोई भी लोग भारत के नागरिक नहीं है। भारत में सिटीजनशिप जो है सिंगल ही है। भारत में दो नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, नागरिकता एक ही है। ये ओसीआई कार्ड होल्डर जो है, ये जनरली कंफ्यूजन हो जाता है कि ये लोग नागरिक हो गए, ये नागरिक नहीं है। ये नागरिक बन सकते हैं। हमने देखा था ना पिछली बार जो नागरिकता में देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ओसीआई कार्ड होल्डर अगर 5 साल से ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में रजिस्टर्ड है और अगर वह 12 माह से भारत में रह रहा हो, तो वह जो है नागरिकता का पात्र हो जाता है। ओसीआई कार्ड होल्डर का बेनिफिट ये है कि अगर 5 साल से एज एन ओसीआई कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड है और वो 12 महीने से रह रहा है भारत में, तो वो जो है नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र होगा और सरकार उसको नागरिकता दे सकती है। ऐसे ही देखिए पीआईओ कार्ड होल्डर में भी था कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के थे, ये जानते ही हमने पढ़ा था नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन के समय कि अगर 7 साल से जो है कोई व्यक्ति भारतीय मूल का कोई व्यक्ति 7 साल से अगर भारत में रह रहा है, तो वो भी नागरिकता के लिए आप आवेदन कर सकता है, नागरिकता का पात्र है, नागरिक हो जाएगा। तो ये हम जरा सा इसमें कंफ्यूज ना हो कि ओसीआई कार्ड होल्डर को ये सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन अगर वो नागरिक बनना चाहते हैं तो ये तरीका है, पर्सन ऑफ ओरिजिन के लिए ये तरीका है। ये बातें संक्षेप में नागरिकता के लिए थी। और अब हम जो है नागरिकता का पटक्षेप करते हैं। और रहीमदास जी का एक सुंदर सा दोहा है, लिखूंगा। रहीमदास जी ने कहा था, को मिटा दूं, सिटीजनशिप खत्म हो गया। क्या कहा था? बाट परे जल जात है तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को
तऊ न छाड़त छोह। ठीक, ये बड़ी सुंदर पंक्ति है रहीमदास जी की, मैंने यहाँ लिख दी, इसको आप लोग पढ़िए और इसका अर्थ अलग अलग अर्थ निकालिए। बाट परे जल जात है तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह। बाट माने क्या होता है? जाल, नेट, यानी जाल डालते ही जो है जल जो है जात है तज मीनन को छोह, जाली में से पानी तो जो है मछली को छोड़ करके चला जाता है, मगर रहीमदास जी कहते हैं कि मछली जो है वह जल के वियोग में तड़प करके अपनी जान दे देती है। ये बड़ा सुंदर दोहा है, आप इसको आप देखें, इसको एंजॉय करें। ठीक है।